इस वीडियो में आज हम कंप्यूटर साइंस का पास्ट पेपर 2019 जो कि फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड में था उसका सब्जेक्टिव पार्ट सॉल्व करेंगे। इससे पहले सब्जेक्टिव पार्ट का जो शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने 10 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इसके अंदर भी हमने 10 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा आता है जो कि सेक्शन डी का डी है, इसके टोटल 18 मार्क्स हैं। इसमें टोटल 4 सवाल हैं और आपने इन 4 सवालों में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर सवाल के 6 मार्क्स हैं। अब इस चीज को सामने रखते हुए अब हम क्या करेंगे, इन चारों के चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, और एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस। और ये कुछ डिवाइसेस दी हुई हैं, इनका हमने मकसद बताना है कि ये क्यों इस्तेमाल होती हैं और कहाँ इस्तेमाल होती हैं। ऑप्शन ए टच स्क्रीन, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी मैग्नेटिक स्टेप कार्ड रीडर और ऑप्शन डी प्लॉटर। तो इस सवाल को हल करते हुए सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। इसके 2 मार्क्स हैं और बाकी 4 नंबर आपको इन डिवाइसेस के मिलेंगे। एक डिवाइस का एक एक नंबर है। तो स्टार्ट करते हैं इसके आधे हिस्से से, व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर, इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने हेडिंग देनी है कंप्यूटर हार्डवेयर की। कंप्यूटर हार्डवेयर इज द कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के जो फिजिकल पार्ट्स हैं जिन्हें टच किया जा सकता है, ये तमाम कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। दिस इंक्लूड्स द कंप्यूटर केस, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। इसमें शामिल है कंप्यूटर का जो केस जिसे हम केसिंग कहते हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस, ये इसकी एक्सटर्नल हार्डवेयर की एग्जांपल है। इट आल्सो इंक्लूड्स ऑल द पार्ट्स इनसाइड द कंप्यूटर केस। कंप्यूटर केस के अंदर के जो हिस्से होते हैं उसे भी कंप्यूटर हार्डवेयर कहा जाता है, सच एज द हार्ड डिस्क ड्राइव, जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव, मदरबोर्ड, वीडियो कार्ड और बहुत सारे इस तरह के पार्ट्स कंप्यूटर के अंदर देखे जा सकते हैं। ये तमाम एग्जांपल्स हैं हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर की। तो कंप्यूटर हार्डवेयर को डिफाइन करने के बाद अब हम सवाल के अगले हिस्से की तरफ जाते हैं जहां पे हमने इन डिवाइसेस का पर्पस एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्ट ए जो है टच स्क्रीन से। तो टच स्क्रीन को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि टच स्क्रीन क्या है। अ टच स्क्रीन इज अ कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन दैट सर्व्स एज एन इनपुट डिवाइस। ये कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन है जो एक इनपुट डिवाइस के तौर पे काम करती है। व्हेन अ टच स्क्रीन इज टच, जैसे ही आप टच स्क्रीन को टच करते हैं बाय फिंगर और स्टाइलस, स्टाइलस एक खास किस्म का पेन होता है जो कि टच स्क्रीन के लिए इस्तेमाल होता है। इट रजिस्टर्स द इवेंट एंड उसके बाद फौरन ये इवेंट रजिस्टर होता है जैसे आपने उसको टच किया, एंड सेंड इट टू द कंट्रोलर फॉर प्रोसेसिंग, और फिर उसके मशीन में मौजूद जो कंट्रोलर है उसको ये सिग्नल पहुंच जाता है प्रोसेसिंग के लिए। अ टच स्क्रीन में कंटेन, टच स्क्रीन में मौजूद होती हैं पिक्चर्स और वर्ड्स दैट द यूजर कैन टच टू इंटरेक्ट विद द डिवाइस। तो टच स्क्रीन में तस्वीरें और लफ्ज मौजूद होते हैं, यूजर उनको टच करके उनसे इंटरेक्ट कर सकता है। तो ये हमारे पास एक टच स्क्रीन का पर्पस हमारे सामने मौजूद है। तो ये हमने एक डिवाइस जो थी टच स्क्रीन, इसको हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिवाइस की तरफ, स्कैनर, और इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अ स्कैनर इज अ डिवाइस दैट कैप्चर्स इमेजेस फ्रॉम फोटोग्राफिक प्रिंट्स। स्कैनर एक डिवाइस है जो कि इमेज कैप्चर कर लेती है जो हमारे पास फोटोग्राफ्स होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, और कहीं पे भी हमें कोई भी डिस्प्ले मिलता है, कोई भी ऐसे पिक्चर मिलती है, उसे स्कैन करके कंप्यूटर में स्टोर करवा दिया जाता है। हाई रेजोल्यूशन स्कैनर्स आर यूज्ड फॉर स्कैनिंग फॉर हाई रेजोल्यूशन प्रिंटिंग। इसके अंदर एक टाइप आती है हाई रेजोल्यूशन स्कैनर की जो कि इमेज की क्वालिटी के ऊपर फोकस होता है जिसका, बट लोअर रेजोल्यूशन स्कैनर्स आर एडुकेट। लोअर रेजोल्यूशन स्कैनर काफ़ी होते हैं फॉर कैप्चरिंग इमेजेस फॉर कंप्यूटर डिस्प्ले। तो कंप्यूटर के डिस्प्ले के लिए हमारे पास लो रेजोल्यूशन स्कैनर भी काफ़ी होते हैं। तो ये था पर्पस स्कैनर का कि ये क्यों इस्तेमाल होते हैं। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट डिवाइस की तरफ जो हमारी अगली डिवाइस है मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर। इसका पर्पस एक्सप्लेन करते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे द मैग्नेटिक स्ट्रिप card reader reacts read the information by detecting the changes in the magnetic field caused by the flux reversals on the badge magnetic strip। मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन रीड करता है, कैसे, बाय डिटेक्टिंग द चेंजेस इन द मैग्नेटिक फील्ड कॉज्ड बाय द फ्लक्स। जैसे आप कार्ड इंसर्ट करते हैं तो इस कार्ड रीडर के करीब की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होती है और इसमें फ्लक्स रिवर्सल होता है और इसकी वजह से ये उस कार्ड को रीड कर पाता है।
मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर्स आर वाइडली यूज्ड फॉर, ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? एक्सेस कंट्रोल के लिए। कहीं पे भी आपने किसी भी अकाउंट को एक्सेस करना हो तो उसके लिए मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड इस्तेमाल होते हैं। एंड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए, फॉर एग्जांपल आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अक्सर आपने शॉपिंग मॉल्स में देखा होगा कि वहाँ पे हम अपना कार्ड, उनके पास मशीन होती है जो कि मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर होता है, जो हमारे कार्ड को स्ट्रिप रीड कर लेता है और हम अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये था, हमने इसका पर्पस यहाँ पे बता दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा है नेक्स्ट डिवाइस, उसको एक्सप्लेन करते हैं। जो नेक्स्ट डिवाइस हमारे पास है वो है प्लॉटर। प्लॉटर है, इसका पर्पस एक्सप्लेन करते हैं। तो प्लॉटर के बारे में हम लिखेंगे, अब प्लॉटर इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस मच लाइक अ प्रिंटर। ये प्रिंटर की तरह की एक हार्डवेयर डिवाइस है दैट इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स, जो कि वेक्टर ग्राफिक्स जो कि काफ़ी इनका साइज बड़ा होता है, इन्हें प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। प्लॉटर्स आर यूज्ड प्राइमरली इन टेक्निकल ड्राइंग। अक्सर आपने जो बिल्डिंग्स वगैरह के नक्शे हैं उनको प्रिंट करने के लिए हम प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। एंड कैड एप्लीकेशन वेयर दे हैव द एडवांटेज ऑफ वर्किंग ऑन वेरी लार्ज पेपर साइजेस, और ये बड़े साइज के जो पेपर हैं उनका इस्तेमाल करते हैं वाइल मेंटेनिंग हाई रेजोल्यूशन, और इसमें रेजोल्यूशन को भी मेंटेन किया जाता है, यानी कि पेपर की क्वालिटी भी ख़राब नहीं होती। अनदर यूज़ हैज़ बीन फाउंड बाय रिप्लेसिंग द पेन विद अ कटर। एक और इसका यूज़ ये है कि हम प्लॉटर में मौजूद पेन को रिप्लेस कर देते हैं कटर से, और उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, प्लॉटर कैन बी फाउंड इन मैनी गारमेंट एंड साइन शॉप। तो अक्सर जो है वो प्लॉटर जो है वो गारमेंट्स यानी कपड़ों के ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए या डिफरेंट किस्म के सिंबल्स या डिज़ाइन स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी हमारे पास प्लॉटर की एक्सप्लेनेशन। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। टोटल 6 मार्क्स का सवाल है जिसके दोनों हिस्सों को हमने सॉल्व किया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है व्हाट इज मेन मेमोरी। मेन मेमोरी क्या होती है? एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी इन डिटेल। हमने मेन मेमोरी की जो टाइप्स हैं उनको हमने डिटेल में बयान करना है। अब देखिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 नंबर आपको मिलेगा जब आप मेन मेमोरी डिफाइन कर देंगे, और बाकी 5 नंबर आपको मिलेंगे जब आप मेमोरी की तीनों टाइप्स को डिटेल में बयान करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, डिफाइन करते हैं कि मेन मेमोरी क्या होती है। तो मेन मेमोरी को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि मेन मेमोरी रेफर्स टू फिजिकल मेमोरी दैट इज इंटरनल टू द कंप्यूटर। ये वो फिजिकल मेमोरी है जो कि कंप्यूटर के अंदर इंटरनली इस्तेमाल होती है। द वर्ड मेन इज यूज टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम एक्सटर्नल मास स्टोरेज। इसे मेन क्यों कहा जाता है? ताकि हम इसे फ़र्क कर सकें जो कि एक्सटर्नल हम स्टोरेज डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, डिस्क ड्राइव इस्तेमाल करते हैं, उससे इसमें फ़र्क तलाश किया जा सके। अदर टर्म्स यूज टू मीन मेन मेमोरी इंक्लूड, और इसके अलावा मेन मेमोरी के अलावा जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं वो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, या इसको प्राइमरी स्टोरेज भी कहा जाता है। द कंप्यूटर कैन मैनिपुलेट ओनली डाटा दैट इज इन द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में जो डाटा होता है कंप्यूटर उसी के ऊपर अपनी प्रोसेसिंग कर रहा होता है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। अब हम क्या करते हैं, बारी बारी मेन मेमोरी की टाइप्स डिफाइन करते हैं। तो अब अगर हम मेमोरी की टाइप्स की बात करें तो इंटरनल मेमोरी में जो जो टाइप्स आती हैं वो हमने यहाँ पे लिख दी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप इसकी आती है, इसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे रैम कहा जाता है। दूसरी इसकी टाइप आती है रीड ऑनली मेमोरी, जिसको रोम कहा जाता है। और थर्ड टाइप इसकी आती है जिसे कैश मेमोरी कहा जाता है। ये तमाम इंटरनल मेमोरीज हैं जो कि कंप्यूटर के ऑपरेशन में इस्तेमाल होती हैं। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी एक एक टाइप को एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी से। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द इंटरनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू फॉर स्टोरिंग डाटा, प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट। ये सीपीयू की इंटरनल मेमोरी है जिसमें सीपीयू इसकी मदद से जो हमारा इनपुट डाटा है वो इसके अंदर स्टोर होता है और उनके जो रिजल्ट्स हैं वो भी इनके अंदर स्टोर हो जाते हैं। इट इज़ रीड राइट मेमोरी, यानी इसके अंदर डाटा को रीड किया जाता है, राइट किया जाता है, विच स्टोर्स डाटा अंटिल द मशीन इज वर्किंग। और ये तब तक काम करती रहती है जब तक कि आपकी मशीन काम करती रहेगी। एज सुन एज द मशीन इज स्विच्ड ऑफ डाटा इज इरेज। जैसे ही आप मशीन को स्विच ऑफ करेंगे डाटा जो होगा वो इरेज हो जाएगा। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे हम बताएंगे कि रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी इस जो है ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी इसके अंदर डाटा जो है वो परमानेंट स्टोर नहीं होता। डाटा स्टोर इन इट इज लॉस्ट व्हेन वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर और इफ देयर इज अ पावर फेलियर। जैसे ही पावर फेलियर होगा कंप्यूटर स्विच ऑफ करेंगे, डाटा तमाम का इरेज हो जाएगा। हैंस अ बैकअप अनइंटरप्टेबल पावर सिस्टम यूपीएस का इस्तेमाल अगर हम करें इज ऑफन यूज्ड विद कंप्यूटर
जिससे हम अपने डाटा को सेव कर सकते हैं। अगर अचानक लाइट चली जाए तो भी जो भी हम काम कर रहे हैं उसको हम परमानेंटली सेव कर सकते हैं अपनी हार्ड डिस्क में। रैम इज स्मॉल बोथ इन टर्म्स ऑफ इट्स फिजिकल साइज, इसका फिजिकल साइज भी स्मॉल होता है, एंड इन द अमाउंट ऑफ डाटा इट कैन होल्ड, और जो अमाउंट ऑफ डाटा ये स्टोर करता है वो भी काफ़ी कम होता है। रैम की दो टाइप होती हैं, एक होती है स्टैटिक रैम जिसको हम एस रैम कहते हैं, और एक होती है डायनेमिक रैम जिसको हम डी रैम कहते हैं। तो ये थी रैम की एक्सप्लेनेशन। अब हम चलते हैं मेन मेमोरी की नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास रीड ऑनली मेमोरी। ये टाइप है एक स्टोरेज, एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसी मेमोरी है दैट परमानेंटली स्टोर्स डाटा, जो हमारा डाटा परमानेंटली स्टोर करती है ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इट कंटेन्स द प्रोग्रामिंग नीडेड टू स्टार्ट अ पीसी। इसके अंदर कौन सा डाटा होता है? इसके अंदर वो प्रोग्रामिंग होती है सारी जो कि पीसी को स्टार्ट करने में इस्तेमाल होती है, विच इज एसेंशियल फॉर बूटअप, जो कि बूटिंग के प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। इट परफॉर्म मेजर इनपुट आउटपुट टास्क। जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, उसकी जो माउस और कीबोर्ड एकदम से ऑन हो जाते हैं, मॉनिटर एकदम से ऑन हो जाता है, उसके पीछे क्या होता है? उसके पीछे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ही काम कर रहा होता है जो कि रोम में होता है। एंड होल्ड्स प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन। तो इसके अंदर वो इनिशियल प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब जैसा कि रोम जो होती है रीड ऑनली मेमोरी है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, इसको एक दफ़ा परमानेंट डाटा स्टोर हो जाता है, अब हम सिर्फ इसको रीड करते हैं। इट इज़ परमानेंट एंड नॉन वॉलेटाइल। ये परमानेंट होती है, मुस्तकिल होती है और नॉन वॉलेटाइल होती है। मीनिंग इट आल्सो होल्ड्स इट्स मेमोरी इवन व्हेन पावर इज रिमूव। जैसे ही आप पावर स्विच ऑफ करते हैं तब भी इसके अंदर डाटा बरकरार रहता है। बाय कॉन्ट्रास्ट इसके बरक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी वॉलेटाइल है, जिसमें डाटा रिमूव हो जाता है जैसे ही हम पावर को रिमूव करते हैं। अब हम इस पर कुछ थोड़ी सी मजीद बात करेंगे कि देर आर न्यूमरस रोम चिप्स लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में मुख्तलिफ किस्म की रोम चिप्स होती हैं, और कुछ रोम्स होती हैं वो एक्सपेंशन बोर्ड्स पे होती हैं। द चिप्स आर एसेंशियल फॉर द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस बूटअप। ये चिप्स बायोस के लिए ज़रूरी होती हैं, रीडिंग एंड राइटिंग टू पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी हैं? माउस कीबोर्ड, और बेसिक डाटा मैनेजमेंट एंड द सॉफ्टवेयर फॉर बेसिक प्रोसेसर फॉर सर्टेन यूटिलिटीज़। और जो आपका इनिशियल सॉफ्टवेयर होता है आपके पूरे हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हम रोम का इस्तेमाल करते हैं। आखिर में आके आपने रोम की थोड़ी सी टाइप्स बता देनी है ताकि हमारा क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, ज़्यादा जामे हो जाए। तो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं रोम की? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जिसको पी रोम कहा जाता है, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जिसको ई पी रोम कहा जाता है, इसी तरह इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जिसको डबल ई पी रोम कहा जाता है, इसको फ्लैश रोम भी कहते हैं। और फिर आती है इलेक्ट्रिकली ऑल्टर्ड रीड ओनली मेमोरी, और इसको ई ए रोम कहा जाता है। तो ये हमारे पास कुछ इसकी टाइप्स थी। अब चलते हैं थर्ड टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी की तरफ। थर्ड टाइप हमने यहाँ पे डिफाइन की है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक स्मॉल साइज वॉलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी है जो कि हाई स्पीड डाटा एक्सेस प्रोवाइड करती है प्रोसेसर और रैम के बीच में। So cache memory is a small size type of volatile memory that provides high speed data access to a processor and stores frequently used computer programs। वो computer programs जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं ये कैश मेमोरी में आके स्टोर होते हैं, applications and data। It is the fastest memory in a computer। ये कंप्यूटर की fastest memory है and it is typically integrated onto the motherboard। इसको motherboard में मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इंटीग्रेट कर दिया जाता है, डायरेक्टली एम्बेडेड इन द प्रोसेसर, और प्रोसेसर के साथ इसको डायरेक्टली एम्बेड किया जाता है, या फिर इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी के साथ एम्बेड किया जाता है। तो ये हमारे पास कैश मेमोरी कहलाती है। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। कैश मेमोरी प्रोवाइड्स फास्टर डाटा स्टोरेज एंड एक्सेस बाय स्टोरिंग इंस्टेंसेस ऑफ प्रोग्राम्स एंड डाटा रूटीनली एक्सेस्ड बाय द प्रोसेसर। तो ये एक फास्ट एक्सेस प्रोवाइड करती है, रूटीन एक्सेस में जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको एक्सेस कर पाता है प्रोसेसर। थस इस तरह व्हेन अ प्रोसेसर रिक्वेस्ट डाटा दैट ऑलरेडी हैज़ एन इंस्टेंस इन द कैश, जैसे ही प्रोसेसर यानी सीपीयू डाटा के लिए रिक्वेस्ट करता है वो पहले से ही मौजूद होती है कैश में। इट डज नॉट नीड टू गो टू द मेन मेमोरी। प्रोसेसर को मेन मेमोरी में नहीं जाना पड़ता या हार्ड डिस्क में ताकि उसको फेच कर सके, उसको डायरेक्ट डाटा कैश मेमोरी से मिल जाता है। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में हमने कैश मेमोरी और रोम और रैम, ये तीनों टाइप्स थी हमारे पास मेन मेमोरी की। इनको हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस रजिस्टर यूज्ड इन कंप्यूटर्स।
और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 मार्क्स आपको जनरल पर्पस कंप्यूटर के रजिस्टर्स के मिलेंगे और 3 मार्क्स आपको स्पेशल पर्पस रजिस्टर के मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर से। द जनरल पर्पस रजिस्टर कैन स्टोर अ डाटा और अ मेमोरी लोकेशन एड्रेस। जनरल पर्पस रजिस्टर क्या करता है, ये डाटा स्टोर करता है या मेमोरी लोकेशन एड्रेस स्टोर करता है, हैंस कॉल्ड एज जनरल पर्पस रजिस्टर। इट इज अ मल्टीपर्पस रजिस्टर, दे कैन बी यूज्ड आइदर बाय प्रोग्रामर और बाय अ यूजर। इसको प्रोग्रामर और यूजर दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर की जो है वो कुछ टाइप्स हम यहाँ पे अब एक्सप्लेन करेंगे। तो टाइप्स में इसकी सबसे पहले टाइप आती है AX रजिस्टर। ये एक्यूमुलेटर कहलाता है। इट इज अ 16 बिट रजिस्टर और इसको डिवाइड किया जाता है, बट इट इज डिवाइडेड इनटू 2 8 बिट रजिस्टर। इसको 2 8 बिट रजिस्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता है और ये जो 2 हिस्से होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, दीज रजिस्टर्स आर AH एंड AL। AX जनरली यूज फॉर अरिथमेटिक और लॉजिकल एक्सप्रेशन। जो इसमें AH है वो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी इन 8086। 8086 कंप्यूटर आर्किटेक्चर में ये जरूरी नहीं होता। BX क्या है, ये एक अनदर टाइप है जनरल पर्पस रजिस्टर की और इसके अंदर BH और BL की कॉम्बिनेशन से बना होता है और इसका मकसद होता है ऑफसेट वैल्यूज को स्टोर करना। तो ये था हमारे पास AX और BX। उसके बाद इसकी मजीद टाइप्स आप लिखेंगे तो इसकी मजीद टाइप्स आती हैं हमारे पास CX और DX। CX इस्तेमाल होता है, ये कंट्रोल रजिस्टर है। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, CH और CL, और ये लूपिंग और काउंटिंग प्रोसीजर के लिए इस्तेमाल होता है। DX डाटा रजिस्टर है। इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, DH और DL, और दिस रजिस्टर कैन बी यूज्ड इन मल्टीप्लिकेशन, और ये इस्तेमाल होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए या फिर इनपुट आउटपुट एड्रेसिंग के लिए। तो ये हमने दोनों 4 टाइप्स की एक्सप्लेन की हैं। इसकी कुछ मजीद टाइप्स भी डिस्कस करते हैं। इसके कुछ मजीद टाइप्स भी आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि SP स्टैक पॉइंटर रजिस्टर होता है। स्टैक पॉइंटर पॉइंट्स टू द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक। ये स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट की तरफ पॉइंट करता है। इसी तरह BP एक रजिस्टर होता है, ये भी इसको बेस पॉइंटर रजिस्टर कहते हैं। ये भी एक 16 बिट रजिस्टर है और ये इस्तेमाल होता है एक्सेस करने के लिए पैरामीटर्स पास्ड बाय द स्टैक। और SI ये क्या है, ये एक सोर्स इंडेक्स रजिस्टर है। ये भी इस्तेमाल होता है पॉइंट द सोर्स इन सम स्ट्रिंग रिलेटेड ऑपरेशन। और आखिरी हमारे पास आता है DI, इसको डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर कहते हैं। दिस इज यूज्ड टू पॉइंट डेस्टिनेशन इन सम स्ट्रिंग रिलेटेड ऑपरेशन। तो ये कुछ टाइप्स हमने पढ़ी हैं। अब हम चलते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर के, हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर को डिस्कस करते हैं। सो स्पेशल पर्पस रजिस्टर जो होता है ये वो रजिस्टर होता है दैट स्पेशल पर्पस रजिस्टर इज वन दैट हैज अ स्पेसिफिक कंट्रोल और डाटा हैंडलिंग टास्क टू कैरी आउट। इसका काम क्या होता है, कंट्रोल करना और डाटा को हैंडल करना जो कि पूरे इस CPU के ऑपरेशंस में हो रहे होते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ स्पेशल पर्पस रजिस्टर विद इन द CPU। CPU के अंदर बहुत सारे स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं। कुछ टाइप्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक टाइप आ जाती है, इसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इन CPU instruction register is used to store or hold the actual instruction being loaded, decoded or executed currently। CPU में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इस्तेमाल होता है जो कि करंट इंस्ट्रक्शन CPU में लोड होती है, डिकोड होती है, एग्जीक्यूट हो रही होती है, वो IR यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में सारा काम होता है। आफ्टर लोडेड द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से जैसी इंस्ट्रक्शन लोड होती है इट इज डिकोडेड एंड देन एग्जीक्यूटेड। कॉन्सिक्वेंटली इंस्ट्रक्शन रजिस्टर सर्व्स द डाटा इनपुट टू द पार्ट ऑफ डिकोडिंग प्रोसेस। तो ये इनपुट डाटा जो कि CPU रिसीव करता है ये डिकोडिंग प्रोसेस में अपना किरदार अदा करता है। तो ये था इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। इसकी नेक्स्ट टाइप है हमारे पास प्रोग्राम काउंटर। ये क्या है, अनदर स्पेशल पर्पस रजिस्टर है इन CPU इन प्रोग्राम काउंटर। इसको इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी कहा जाता है और ये क्या करता है, उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करता है जिसको एग्जीक्यूट करना होता है। और is also called the instruction pointer holds the address of the instruction being executed currently or the address of the following instruction to be executed। तो इसका काम क्या है, जो भी इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाली है उसका एड्रेस होल्ड करके रखता है। फॉर एग्जांपल देयर इज इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड एंड आफ्टर द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट प्रोसेसड द प्रोसेसर विल सर्च फॉर द सेकंड इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, और उसको सर्च करने के लिए उसका जो एड्रेस है वो प्रोग्राम काउंटर प्रोवाइड करेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी हमारे पास स्पेशल पर्पस रजिस्टर की। तो फाइनली हमने क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको हमने एक्सप्लेन किया है, जिसके अंदर हमने जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस रजिस्टर का फंक्शन और उनकी डिफरेंट टाइप्स बताई हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है व्हाट इज ओएसआई मॉडल, गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी 5 लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल। हमने पहले बताना है कि ओएसआई मॉडल क्या है, इसका 1 नंबर है और बाकी 5 नंबर हमें उसकी 5 लेयर्स को एक्सप्लेन करने में मिलेंगे सॉरी। तो व्हाट इज ओएसआई मॉडल, सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। OSI मॉडल को हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। The OSI reference model describe how data is sent and received over a network। ये वो रेफरेंस मॉडल है जो कि डिस्क्राइब करता है कि डाटा किस तरह से सेंड और रिसीव होता है किसी भी नेटवर्क में। दिस मॉडल ब्रेक्स डाउन डाटा ट्रांसमिशन ओवर अ सीरीज ऑफ 7 लेयर। ये मॉडल क्या करता है कि डाटा ट्रांसमिशन को 7 लेयर्स में ब्रेक कर देता है। Each layer has a responsibility to perform specific tasks concerning sending and receiving data। हर लेयर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डाटा को सेंड और रिसीव करने के हवाले से। 7 लेयर्स हैं, इसमें से हम 5 को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेयर 1 से। सबसे पहली लेयर यहाँ पे आती है फिजिकल लेयर। द लोएस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल इज कंसर्न विद इलेक्ट्रिकली और ऑप्टिकली ट्रांसमिटेड रॉ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा बिट्स अक्रॉस द नेटवर्क फ्रॉम द फिजिकल लेयर ऑफ द सेंडिंग डिवाइस टू द फिजिकल लेयर ऑफ द रिसीविंग डिवाइस। यानी कि जो सेंडिंग डिवाइस है उसकी फिजिकल लेयर, यानी उसमें कौन से वायर्स इस्तेमाल हो रही हैं, कौन से मीडियम, कौन सी डिवाइस इस्तेमाल हो रही हैं। इसी तरह जो रिसीविंग डिवाइस है वो कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम इस्तेमाल कर रही है, ये तमाम फिजिकल लेयर में आता है। इट कैन इंक्लूड स्पेसिफिकेशन सच एज वोल्टेज, पिन लेआउट, केबलिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसीज। एट द फिजिकल लेयर one might find physical resources such as network hubs, केबलिंग, रिपीटर्स, नेटवर्क अडॉप्टर्स और मॉडेम्स। यानी कि पूरे नेटवर्क में जितने भी हमारे केबल्स लगी हुई हैं, नेटवर्क हब्स लगे हुए हैं, रिपीटर्स लगे हुए हैं, नेटवर्क अडॉप्टर्स, मॉडेम इस्तेमाल हो रहे हैं, तमाम फिजिकल लेयर्स में आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। सेकेंड लेयर हमारे पास आती है डाटा लिंक लेयर। एट द डाटा लिंक लेयर डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स आर यूज्ड टू परफॉर्म नोड टू नोड डाटा ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, नोड टू नोड डाटा ट्रांसफर होता है वेयर डाटा इज पैकेज्ड इनटू फ्रेम। डाटा को फ्रेम की शक्ल में पैकेज किया जाता है। द डाटा लिंक लेयर आल्सो करेक्ट एरर, ये एरर्स को भी करेक्ट करता है दैट मे हैव अकर्ड एट द फिजिकल लेयर, जो कि फिजिकल लेयर में अकर हो सकते हैं। द डाटा लिंक लेयर इनकम्पासेस 2 सब लेयर्स। इसके अंदर 2 मजीद सब लेयर्स होती हैं। द फर्स्ट मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक एड्रेस जिसे कहते हैं, प्रोवाइड्स फ्लो कंट्रोल एंड मल्टीप्लेक्सिंग फॉर डिवाइस ट्रांसमिशन ओवर नेटवर्क, जो कि फ्लो कंट्रोल और मल्टीप्लेक्सिंग प्रोवाइड करता है डाटा फॉर डिवाइस के लिए। द सेकंड, दूसरी जो इसकी लेयर जिसकी सब लेयर है वो है लॉजिकल लिंक कंट्रोल, प्रोवाइड्स फ्लो एंड एरर कंट्रोल ओवर द फिजिकल मीडियम, जो कि एक फ्लो और एरर कंट्रोल प्रोवाइड करता है फिजिकल मीडियम के ऊपर, सच एज जैसे कि आइडेंटिफाइज एज वेल एज आइडेंटिफाइज लाइन प्रोटोकॉल, और उस लाइन में जो जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए होते हैं वो LLC में डिफाइन होते हैं। तो ये था हमारे पास सेकेंड लेयर। अब चलते हैं थर्ड लेयर की तरफ। जो हमारे पास थर्ड लेयर है नेटवर्क लेयर कहलाती है। द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग फ्रेम्स फ्रॉम द डाटा लिंक लेयर। ये डाटा लिंक से फ्रेम्स रिसीव करती है एंड डिलीवरिंग दैम टू देयर इंटेंडेड डेस्टिनेशन, और उनकी मंजिलों तक उनको पहुंचाने में एक रास्ता फराहम करती है बेस्ड ऑन द एड्रेसेस, जो भी एड्रेसेस होते हैं उन फ्रेम के ऊपर। द नेटवर्क लेयर फाइंड्स द डेस्टिनेशन बाय यूजिंग लॉजिकल एड्रेस। नेटवर्क लेयर क्या करती है, डेस्टिनेशन एड्रेस फाइंड करती है लॉजिकल एड्रेस का इस्तेमाल करते हुए, सच एज IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। एट दिस लेयर राउटर्स आर अ क्रूशियल कंपोनेंट। इसमें राउटर्स का इस्तेमाल किया जाता है यूज टू क्वाइट लिटरली रूट इन्फॉर्मेशन, जो एक रास्ता फराहम करते हैं कि इस रास्ते से इस नेटवर्क से इंफॉर्मेशन ट्रेवल होगी और इसको मुख्तलिफ नेटवर्क के थ्रू वेयर इट नीड्स टू गो बिटवीन नेटवर्क्स, कि इसको किस किस नेटवर्क से जाना पड़ेगा। अब चलते हैं फोर्थ लेयर की तरफ। फोर्थ लेयर आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, और ये द ट्रांसपोर्ट लेयर मैनेजेस द डिलीवरी एंड एरर चेकिंग ऑफ डाटा। जब डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल होता है तो ये डिलीवरी और एरर चेकिंग का काम करती है। इट रेगुलेट्स द साइज, सीक्वेंसिंग एंड अल्टीमेटली द ट्रांसफर ऑफ डाटा बिटवीन सिस्टम्स। ये जो फ्रेम्स होते हैं उनका साइज, उनकी क्या तरतीब होगी और उसको कैसे ट्रांसफर होगा सिस्टम और होस्ट के बीच में। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर इज TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट लेयर की एग्जांपल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ लेयर की तरफ। फिफ्थ लेयर जो कि सेशन लेयर है। द सेशन लेयर कंट्रोल्स द कन्वर्सेशन बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर्स। ये डिफरेंट कंप्यूटर्स के दरमियान कन्वर्सेशन को कंट्रोल करती है। अ सेशन और कनेक्शन बिटवीन मशीन इज सेटअप। मशीन्स के दरमियान में एक सेशन सेट होता है इस लेयर में इसको मैनेज किया जाता है और टर्मिनेट कर दिया जाता है लेवल 5 में। सेशन लेयर सर्विसेज आर आल्सो इंक्लूड ऑथेंटिकेशन और रिकनेक्शन, और इसके अंदर हमारे जितने भी कनेक्शन होता है उसके ऑथेंटिकेशन और दोबारा से रिकनेक्शन इसी लेयर में हो रहा होता है। तो ये हमने पांचों लेयर्स जो हैं वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं।
और यहाँ पे आके हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका आंसर यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि हमने सेक्शन डी जो कि 18 मार्क्स का था, इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 ये चारों सवालों को हमने इस पेपर में सॉल्व किया।